जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 13वें दौर की वार्ता परसों इंडिया और चाइना के अधिकारियों के बीच में हुई। लद्दाख के क्षेत्र में 1 साल से ऊपर हो गया है। कहते हैं 17 महीने हो गए हैं जब से ये तनातनी है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये बहुत लंबे समय से तनातनी चल रही है। ये उस लंबे समय से जो तनातनी चल रही है उसका एक स्वरूप हम पिछले 17 महीने से देख रहे हैं, जो हमको लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिल रहा है। और जो समस्या चाइनीज ट्रुप्स के आने से पैदा हुई थी, जिसकी वजह से दोनों मुल्क तकरीबन युद्ध के लेवल तक पहुंच गए थे, अब उसको सुलझाने की बातें शुरू हुई। पेंगोंगसो के दक्षिणी छोर और कैलाश की पहाड़ियों पे समझौता हुआ और मोल्डो रीजन से हमारी फौजें हटी, और उसके बाद में फिर एक समझौता हुआ जिसमें पेंगोंगसो लेक को लेकर जो चाइनीज इंट्रूजन था वो वापस हुआ और स्थितियां बहाल हुई। इतना ही नहीं, बाकी जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे गलवान के और बाकी जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे हॉट स्प्रिंग और ये सब, यहां भी एक समझौता हुआ कि एक बफर जोन क्रिएट किया गया और अलग अलग हुए। लेकिन जो पेच लड़ गया वो देप्सांग का लड़ गया। देप्सांग अक्साई चीन के पास का इलाका है, जहां पर एक परसेप्शन है और हम अपने परसेप्शन तक पेट्रोलिंग करने जाते थे, और जब पेट्रोल करने जाते थे तो एक बॉटल नेक का एरिया पड़ता है, उसको पार करके जाते थे। तो वहां पर चाइनीज आके बैठ गए हैं, और वो इनफैक्ट करेक्शन बैठे नहीं हैं, लेकिन जब भी हम पेट्रोलिंग करने आते हैं, निकलते हैं अपने बैरकों से और अपने बंकरों से, और जब हम बॉटल एरिया में पहुंचते हैं उनको पता चल जाता है कि ये निकल गए हैं, क्योंकि वहां पे बहुत दूर तक दिखता है, क्योंकि जंगल है नहीं और पहाड़ियां हैं दोनों तरफ, और बिल्कुल लाइन ऑफ साइट बहुत दूर तक दिखती है और वो देखते रहते हैं। तो जैसे ही हम हरकत करते हैं उनको पता लग जाता है, वो आके और बॉटल नेक पे बैठ जाते हैं और वो हमको आगे नहीं आने देते। कहने का मतलब है कि वो हमको पेट्रोलिंग नहीं करने देते। अब इसके ऊपर बातचीत होनी थी, लेकिन क्या हुआ इस बातचीत से पहले? दो बड़ी घटनाएं हुई। एक, उत्तराखंड के बाराहोटी इलाके के अंदर चाइनीज कहते हैं कि 100 की तादाद में घोड़ों और गधों पर बैठ के वो हमारे इलाके में आए, और एक ग्रेजिंग ग्राउंड है, चरागाह है, जो वो कहते हैं कि ये हमारी है। तो वहां आए और उन्होंने वहां पे जो भी सड़क दिखी या जो भी कोई पुलिया दिखी उसको तोड़ के और वो वापस चले गए। ये एक कार्रवाई हुई, और उसी के आसपास एक और कार्रवाई हुई जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने बुमला के इलाके में घुसपैठ करी, और घुसपैठ करने के बाद वहां पे जो हमारे जो बंकर बने हुए हैं, जिनको हम ऑपरेशन अलर्ट के दौरान ऑक्यूपाई करते हैं, और वहां पे हम अपनी लड़ाई की प्रैक्टिस करते हैं कि अगर युद्ध होगा तो हम इनको कैसे ऑक्यूपाई करेंगे और कैसे हम लड़ेंगे और क्या करेंगे, ये सब कहानी चलती है वहां पर। तो वो वहां पर आए, और आने के बाद में उन्होंने उन बंकरों को भी क्षति पहुंचाई। तो हमारे जो लोकल कमांडर्स थे उनको ये चीज गवारा नहीं गुजरी, और वो जैसे किसी जमाने में हुआ करता था कि भाई चाइनीज माई बाप आए हैं तो चुपचाप से आए और वो जो भी करना चाहें करें और चले जाएं। तो अब ऐसी स्थितियां तो है नहीं बॉस, तो जमाना बदली हो गया है। तो इन्होंने इस बदले हुए जमाने के हिसाब से इन्होंने कार्रवाई करी लोकल कमांडर्स ने, और उन्होंने क्या किया कि ये जो चाइनीज जो आए थे, बड़ी तादाद में आए थे, बड़ी संख्या में चाइनीज आए थे, इनको डिटेन कर लिया। कैसे डिटेन कर लिया कि ये चाइनीज आए, इनको चारों तरफ से घेरा डाल लिया और इनको एक तरीके से, जिसको बोलते हैं ना, नजर बंद कर दिया एकदम इलाके के अंदर। देवर बॉक्स्ड इन। उससे हलचल मच गई चाइनीज साइड में, और उन्होंने फटाफट एक फ्लैग मीटिंग करी, उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमारे आदमी छोड़ दिए जाएं, क्योंकि हम एक गुड हिंदुस्तानी हैं और हमारी फौज भी बड़ी शरीफ है। उन्होंने उनकी बात पर अमल किया कि भाई अभी 13वें राउंड की बातचीत होने वाली है, क्यों माहौल खराब किया जाए, और हमने 200 सैनिक जो हैं उनके वापस कर दिए। उसके बाद चीन बौखला गया, और उनके ग्लोबल टाइम्स में और उनके जो और ट्विटर हैंडल हैं, उन्होंने गलवान की तस्वीरें
शाया करी जिसके अंदर चीनी सैनिकों ने इंडिया के ट्रुप्स को घेरा हुआ है, उनके आंखें सूजी हुई हैं, चोट और पट्टियां बंधी हुई हैं। आपको याद हो गलवान में एक झड़प हुई थी जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और उसकी तस्वीरें उन्होंने पब्लिक कर दी। वो इसलिए कर दी कि उनको ये डर था कि इंडिया अब वो तस्वीरें पब्लिक करेगा जिसमें उसके 200 सैनिक बंदी बना लिए गए हैं। लेकिन इंडिया ऐसा बेवकूफ नहीं है, ऐसा नहीं किया उसने, और इसीलिए नहीं किया कि माहौल खराब ना हो। लेकिन आप देखिए कि चाइनीज कितना घबरा गए, कितना डर गए और उन्होंने किस तरीके का कदम उठाया। कि बहरहाल वो चाइनीज हैं। तो फिर ये 13वें राउंड की ये टॉक हुई जिसके अंदर हमने अपने प्रपोजल दिए, हमने बात करी कि भाई ये कैसे इसको रिजॉल्व करना चाहिए। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर उनके विदेश मंत्री से मिले थे और उनसे बात करी थी साइडलाइंस पर समिट के, और उन्होंने बोला था कि भाई हमें बायलैटरली अपने सारे जो मसले हैं उनको हल कर लेना चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी हमें शांति रखनी चाहिए, एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, और जिससे कि माहौल खराब ना हो और हम अच्छे रिलेशंस बना के चलें। तो वहां पर तो हाँ 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 हो गई, लेकिन जब हकीकत में एक्चुअल की बात हुई तो वहां पर चाइनीज जो है वो बिदक गए और उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे कि ये लगे कि वो शांति चाहते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी उन्होंने ये कहा कि इंडिया को खुशी बनानी चाहिए कि जो कुछ मिल गया है उसी में उसको खुश रहना चाहिए, और बड़े अनरियलिस्टिक प्रपोजल इंडिया की तरफ से आए जो कि हम मान नहीं सकते। तो अनरियलिस्टिक प्रपोजल उनकी तरफ से वो थे कि हम चाहते थे कि 2 साल पहले वाली स्थितियां बहाल रहें। तो 2 साल पहले वाली स्थितियां बहाल, और जितने सारे बॉर्डर एग्रीमेंट हमारे हुए हैं 99 और 97 से लेकर, वो सारे हमने बहाल करने की बात करी। आफ्टर ऑल वो एग्रीमेंट ही तो थे दोनों तरफ से, तो वो उनको अनरियलिस्टिक लगे। और हमारे यहां पे जनरल नरवणे ने कह दिया कि अगर वो यहां पर परमानेंटली रहना चाहते हैं तो हम भी वहां पर रहेंगे और हम बिल्कुल टच से मस नहीं होंगे और हम तैयार हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। बेसिकली इंडिया का ये रिजॉल्व है। लेकिन ये तो रही बात 13वें राउंड की और लद्दाख की, और ये पूरी जो कहानी मैंने आपको सुनाई। लेकिन इसकी बड़ी पिक्चर क्या है? व्हाट इज द लार्जर पिक्चर? लार्जर पिक्चर हमें समझना बहुत जरूरी है, और लार्जर पिक्चर समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान क्वाड की तरफ ले जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ध्यान वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की तरफ ले जाना पड़ेगा, जहां पर हमारी कई सारी बातचीतें अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हुई, ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट के साथ हुई, जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई। और किस विषय पर बात हुई कि क्वाड को कैसे मजबूत किया जाए और चाइना की जो गुंडागर्दी है, बदमाशी है साउथ चाइना सी में, उसको कैसे रोका जाए। अब ये सब कार्रवाई चल रही है। इसमें हम ये ना भूलें कि चाइनीज एयरफोर्स ने ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट किया है, और शी जिनपिंग ने हाल ही में कहा है कि हम बड़े ही पीसफुल तरीके से ताइवान का विलय करना चाहते हैं। याद रहे, जब कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट जब पीसफुल शब्द का इस्तेमाल करें तो उसका मतलब होता है वायलेंस, और जब वो डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल करें तो उसका मतलब होता है माओवादी किताब का रूल और शरिया का रूल। ये इन दोनों फिलॉसफीज में कॉमन है, चाहे वो इस्लामिस्ट फिलॉसफी हो या वो कम्युनिस्ट फिलॉसफी हो। दोनों की किताबों का सिर्फ स्वरूप अलग है, लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों में बहुत मेल जोल है, बहुत एक सा सोचते हैं, एक सी बात को प्रोपोगेट करते हैं। तो ये बात हुई। अब इंडिया जो है वो इन सब में जुड़ा हुआ है, ताइवान के साथ भी सिंपैथी है, और क्वाड में तो है ही है जिसके अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब जब ये सारी बात हो रही थी वहां पर आपके मोल्डो स्पेंगूर में, जहां पर ये बातें होती हैं 13वें राउंड की, उधर दूसरी तरफ हमारी एक क्वाड की जो नेवीज हैं ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रही थी, और उससे चीन को बड़ी तकलीफ हुई है। और चीन को बस यही घबराहट है कि इंडिया इनके साथ मिल गया है और मेरी घेराबंदी में शामिल हो गया है। अब चीन के पास क्या विकल्प है? चीन ना अमेरिका का कुछ बिगाड़ सकता है, ना जापान का कुछ बिगाड़ सकता है, ना ऑस्ट्रेलिया का बिगाड़ सकता है।
उसके पास रहा बचा कुचा इंडिया, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा बॉर्डर है, बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, और डिस्प्यूट का फायदा उठाकर वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है, और वो ही बना रहा है। ये 13वें राउंड की बातचीत में ये उसी प्रेशर का मुजाहरा किया गया है, और इंडिया ने उसको बड़ी दृढ़ता से उसका मुकाबला किया, और मुकाबला भी ही नहीं किया, क्वाड की नेवी की एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इस समय वो पार्टिसिपेशन चल रहा है, वो बहुत बड़ी एक मल्टीनेशनल एक एक्सरसाइज चल रही है मालाबार, और उसके अंदर ये नेवी शामिल है क्वाड के मुल्कों की। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमें देखना पड़ेगा, और ये एक बड़ी पिक्चर है। ये दरअसल ये जो लद्दाख में जो कार्रवाई हुई, ये इंडिया के हौसलों को कमजोर करने के लिए हुई कि हम अपने दायरे से बाहर निकलकर और इन बड़े बड़े मुल्कों के साथ कोऑपरेट करके और चाइना की घेराबंदी में ना लगे। और पाकिस्तान को भी शय इसीलिए दी जा रही है कि इंडिया को कंट्रोल किया जाए, इंडिया के ऊपर काबू किया जाए, उस पर लगाम लगाई जाए। इसीलिए दोखलाम हुआ, इसीलिए अरुणाचल के अंदर घुसपैठ होती है, इसीलिए फिंगर एरिया में सिक्किम के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, इसीलिए उत्तराखंड के बाराहोटी के अंदर ये घुसपैठ की घटना हुई, और इसीलिए आपके चारडिंग नाला के अंदर देमचौक के पास भी इस तरीके की कार्रवाइयां हुई हैं, और देपसांग के इलाके के अंदर भी आपकी पेट्रोलिंग अगर रोकी जाती है तो इसी वजह से रोकी जाती है। अब कई लोगों का मानना है कि जो हमें हमारा स्पेंगूर के इलाके में मोल्डो गैरिसन के ऊपर जो डोमिनेटिंग पहाड़ियां थी कैलाश की, उसके ऊपर जो हमने एक 26-27 सितंबर 2000 मेरे ख्याल से 19 की बात है, 20 की बात है, जब हमने वो एक्शन किया था, तो उसमें जो इलाका हमने जो पकड़ा था वो हमको नहीं छोड़ना चाहिए था, और वही हमारा एक बार्गेनिंग चिप था। तो अब ये बोला जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि वो एक बड़ी गलती थी। खैर, मेरा मानना यह है कि वो बिल्कुल बड़ी एक गलती नहीं थी, और उसके बदले जो हमें बेंगोंगसो के इलाके के अंदर जो पीस मिली है और जो एक स्टेबिलिटी मिली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बहुत सारा इलाका चाइनीज ने वहां पर हथिया लिया था, तो वो उसको छोड़ना पड़ गया। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस समय चाइनीज के पास कोई भी चीज, कोई भी हमारा इलाका उनके पैरों के नीचे नहीं है, ना गोगरा में है, ना हॉट स्प्रिंग में है, ना देपसांग में है। देपसांग में बस एक ही चीज है कि जब हम अपने इलाके में पेट्रोलिंग करने जाते हैं आगे परसेप्शन पे, तो वो एकदम से आके और हमको रोक देता है, और हम वहां से वापस चले जाते हैं। ये कार्रवाई है। अब ये कब तक चलेगी? क्या हम इस सिचुएशन को निकलने के लिए कुछ और मनूवर करेंगे, कुछ और इलाकों पर अपना कब्जा करेंगे और फिर नेगोशिएट करेंगे, या ऐसे ही चलता रहेगा और डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करेंगे? इसमें मेरे को लगता है कि इंडिया बड़ी समझदारी से काम कर रहा है, और हम डिप्लोमेटिकली ही इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर लेंगे। ये सिचुएशन बिल्कुल रिजॉल्व होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल ये मेरा एक एनालिसिस है। आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती समय निकालकर मेरे इस एनालिसिस को देखा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।